We will be doing the same chapter, Making of Global World, along with NCERT once your exams are completed. I'll be once again doing the same, but still you have everything covered. हमारा एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, and the name of the chapter is globalization, यानी कि the era that is after, in India we call it as after 1990s, when India had adopted the policy of globalization. और ये जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, दिस इज द प्रीक्वल टू दैट चैप्टर. ये उस चैप्टर का प्रीक्वल है, यानी कि दिस टेल्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हाउ वर्ल्ड चेंज्ड इनटू अ स्मॉल विलेज. स्मॉल विलेज मतलब आज हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, आज हमारा एक जगह से दूसरी जगह से सामान को खरीदना, बेचना, या फिर मतलब कि कैपिटल का यानी कि मनी का फ्लो करना बहुत आसान है. बट ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ लॉन्ग ओल्ड, मतलब कि एज ओल्ड लॉन्ग प्रोसेस. बच्चे, अभी जो हमारा नया सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, इफ यू हैव सीन, आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड इट इन द ग्रुप, you will find that the questions which are there, that might not be exactly the concept but what I am explaining you. So just मतलब कि be alert. तो आज जैसे मैंने कहा कि we are interconnected through trade, through exchange of thoughts and cultures. Right now, like India is hosting the very famous G20, right? ये तो आज जो है it has increased dramatically. लेकिन what the chapter says is that even during the period of Indus Valley civilization we were connected. तो now आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ, मतलब कि सिल्क रूट का आप एक तो एग्जाम्पल दो. ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ द कंट्रीज वर interconnected with through silk route, या फिर with examples give the significance of silk route. दूसरा आपका जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is about the food travels, उसके ऊपर. तो even when we were not connected with the aeroplanes or cars or bus, उस वक्त में भी there were certain routes, रास्ते हुआ करते थे, and the trade route which linked India to the western world is called as Silk Route. क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहले you need to give this definition. और ऐसे कई सिल्क रूट्स एग्जिस्ट करते थे, इवन मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, और मतलब इवन नाउ इट इज देयर. तो इन रूट्स के थ्रू, क्योंकि चाइना वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एट दोस टाइम्स, तो इन रास्तों के थ्रू जो है सिल्क आपका जाता था, विच यू कैन से कि अभी का जो चाइना है वहां से ऊपर हमारा जो आज का लद्दाख है, देन उसको क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान एंड टूवर्ड्स पर्शिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. सिमिलरली, नॉट ओनली सिल्क रूट से सिर्फ आपका सिल्क जाता था, इवन चाइनीज पॉटरीज जो है वो भी जाती थी, इवन द चाइनीज पॉटरीज, क्योंकि दे आर वेरी फेमस. एंड इन द सेम मैनर वहां से गोल्ड सिल्वर जो है वो आते थे टू दिस, मतलब कि दीज एरियाज, नॉट ओनली टू चाइना बट टू एशिया. बिकॉज उस वक्त में बेटा मैप ऐसा नहीं था जैसा आज है. अगर हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का जो ओरिजिनेशन है वो कहीं ना कहीं इंडो नेपाल है. मतलब अगर हम बुद्धा जी के बारे में पढ़ते हैं, विच यू विल बी रीडिंग इन योर इंग्लिश इन द, मतलब कि आपका सरमोन एट बनारस में आप पढ़ोगे, एंड यू माइट हैव रेड आल्सो टिल नाउ. तो अगर आप देखो तो इट स्टार्टेड इंडिया के अंदर ही स्टार्ट हुआ था. लुम्बिनी नेपाल में है,
बट उनका सरमॉन फर्स्ट हमारे यहाँ सारनाथ में हुआ था, देन इट ट्रैवल टू नेपाल, देन श्रीलंका एंड टू डिफरेंट पार्ट्स. एंड रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एंड मतलब कि जो है ये वहां से ट्रैवल हुए थे. यानी कि सिल्क रूट उन दिनों में एक इम्पॉर्टेंट रूट था. प्लीज ये एक क्वेश्चन है पूरा 3 मार्क्स का. नॉट ओनली सिल्क ट्रैवल्ड, many food also traveled. आजकल हम लोग तो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ नूडल्स. नूडल्स के भी हम अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं. लाइक पास्ता के अंदर भी आपने देखा होगा वी हैव द स्पेगेटीज जो नूडल्स के जैसा लगता है. देन सेवियां जो हम लोग खाते हैं, दैट्स आल्सो द लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ नूडल्स. इन द सेम मैनर, दैट इज स्पेगेटी जो है, इट इज द यूरोपियन वर्जन ऑफ नूडल्स. पोटैटोस, पोटैटोस का तो अभी पूरा एक मतलब की है कि व्हाट इज आयरिश फेमाइन करके एक पूरा मतलब कि देयर इज वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पोटैटोस, चिलीज, टोमेटो, मेज, सोया, ग्राउंडनट. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो कॉफी, जो कॉफी है इट वाज ब्रॉट बाय दी मतलब कि ये जो है अरबिएटा जो है इन आवर गुदम हिल्स, दैट वाज आल्सो, इट इज नॉट हमारा अपना नहीं है, एंडेमिक नहीं है, एग्जॉटिक है, दूसरी जगह से आया था. पोटैटो का तो इनफैक्ट मतलब कि देयर इज अ मतलब कि वेरी क्यूरियस और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कि जब पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप कॉन्टिनेंट तो लोगों को लगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्लास 10, तो लोगों को लगा कि दे कुड ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर. और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ आयरलैंड दे क्रॉप पोटैटोस. लेकिन वो इतने डिपेंडेंट हो गए पोटैटोस में, जबकि एक बार क्या हुआ कि उनके पूरे क्रॉप्स को डिजीज, कीड़े लग गए और कई पोटैटो क्रॉप्स आपके जो हैं खराब हो गए. एंड मेनी हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन. मतलब उनको पोटैटोज नहीं मिला तो वो भूखे मर गए, जिसको हम बोलते हैं आयरिश famine. And this is one of the very important question that you can expect in your exams. तो ये जो चीज हमने देखी, दैट इज थ्रू द सिल्क रूट, सिल्क, पॉटरीज, रिलीजन्स वर ट्रांसफर. ऑन द अदर हैंड देयर वर आल्सो मतलब कि कई जगहों पर तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कॉन्क्वेस्ट हुआ था, हिटलर ने इस एरिया को कॉन्कर किया था, उस एरिया को कॉन्कर किया था, बट नॉट ऑल द एरियाज वर कॉन्कर्ड विद वॉर और वेपन. कुछ को तो बीमारियों की वजह से कॉन्कर मिल गया. The European sailors discovered the sea route to Asia and America in 16th century. तो इसके थ्रू उन्होंने जो है so इनके थ्रू they not only expanded their business, लेकिन they even conquered. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आज हम यूएस को जानते हैं कि यूएस इज अ वेरी मतलब कि रिच स्टेट. पहले ऐसा नहीं था, यूएस कट ऑफ था. एंड इनफैक्ट इट वाज नॉट कॉल्ड एज यूएस, इट वाज कॉल्ड एज अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, ऐसे करके. बाद में वहां जब लोग यूरोपियंस पहुंचे और वहां पर मिनरल्स वगैरह जो थे उनको उन लोगों ने यूज करना शुरू किया, एंड लेटर अमेरिका ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डेवलप्ड कंट्री.
लेकिन उसका एक और मतलब कि देयर इज वन अगेन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि पोर्चुगीज एंड स्पेनिश जो थे एक्चुअली दे वर द वन हु हैड गॉन टू अमेरिका, द पोर्चुगल्स एंड द स्पेनिश. बट यहाँ पर इफ यू सी देयर इज वन वेरी ब्यूटिफुल लाइन एंड दिस कम्स इन द एग्जाम कि अमेरिका को उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी कि गोले या बारूद से नहीं किया था, लेकिन एक डिजीज से किया था. दिस इज कम्स, ये पेपर में आता है कि नॉट ऑल द conquers were due to biological weapon, sorry, not everyone was due to arms and ammunition, but some due to biological weapons. मतलब यहाँ पर क्या था, जो यूरोपियंस थे उनको तो स्मॉल पॉक्स पहले ही हो चुका था और उनका इम्यूनिटी डेवलप हो चुका था. बट व्हेन दे यूरोपियंस कैरीड, जैसे कोविड में हमें मतलब कि जिसको जो ठीक हो गया लेकिन उसके साथ वो जर्म्स तो कैरी हो सकते हैं, तो जब वो वहां पर पहुंचे तो अमेरिकन जो हैं दे वर नॉट इम्यून और वहां लोगों को स्मॉल पॉक्स फैल गया एंड ओवर द पीरियड मेनी कम्युनिटीज पेरिश्ड, खत्म हो गए. और इस तरीके से यूरोपियंस जो थे दैट इज स्पेनिश जो थे उन्होंने अमेरिकन पे कंट्रोल कर लिया. जस्ट इमेजिन हाउ मच. बट नॉट दैट कि आज हम यूरोप को जो देख रहे हैं वैसा यूरोप सब जगह था. नो, उन दिनों में इवन यूरोप जैसे जो मतलब की कंट्रीज थी दे आल्सो हैड द प्रॉब्लम्स लाइक पोवर्टी, डिजीज, रिलीजियस. और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट उन दिनों में सबसे ज्यादा था. आप में से जो बच्चा आगे जाकर बीए वगैरह पढ़ेगा ना उसमें यू विल बी रीडिंग, क्योंकि रिलीजन उन दिनों में वाज द डोमिनेंस. राजा लोग नहीं होते थे पहले. They did not have a proper system of monarchy or something. It was only aristocracy. जो rich होते थे वो poor को exploit करते थे, उनका मतलब कि कंट्रोल चलता था. एंड जो आपके चर्चेस होते थे उनका कंट्रोल चलता था. तो इसीलिए जो लोग रिलीजन के खिलाफ आवाज उठाते थे वो लोग जो हैं डर के मारे दे वुड डिसेंड टू अमेरिका, मतलब वो लोग भाग जाते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर वो लोग पकड़े गए तो मारा जाएगा. एंड इस तरीके से व्हेन दे वेंट टू अमेरिका दे माइग्रेटेड, दे मतलब कि फ्लेड अवे, भाग गए. वहां जाकर उन्होंने जो है बहुत आराम से अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज ली एंड दे कुड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. समथिंग वेरी मतलब कि व्हाट यू से बड़ा ही यूनिक है. ऑन द अदर हैंड if you look into the eastern sites, so India and China were the richest country. India was called as golden bird. लेकिन चाइना ने अपने आप को कंप्लीट मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसको वो लोग कहते थे क्लोज्ड डोर पॉलिसी. चाइना ने जो अपने आप को किया था उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड डोर पॉलिसी. एंड लेटर ऑन दे हैड ओपन डोर पॉलिसी, उन्होंने बाद में स्टार्ट किया था बिकॉज उस वक्त में उनका मानना था that they would be only focusing on their own growth. अब जब 19th सेंचुरी आया उस वक्त कई चेंजेस आ गए. ये तो 18th सेंचुरी था जब ये वाले चेंजेस धीरे धीरे आए थे. एक दूसरे को लोग जो है कैसे मतलब कि इट वाज नॉट ड्यू टू द वॉर और समथिंग, लेकिन अब प्रॉपर चेंजेस आए. और ये चेंजेस थे बिकॉज देयर वाज चेंज इन दी टेक्नोलॉजी, देयर वाज चेंज इन द परसेप्शंस. आपका जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो चेंज होने लग गए. अब प्रॉपर गवर्नमेंट सेट्स थे. तो उस वक्त में क्या हुआ, देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ फ्लोस उन दिनों में हम बोल सकते हैं. और ये 3 मार्कर क्वेश्चन आता है. या तो ये इनको हम बोलते हैं बच्चा इकोनॉमिक चेंजेस. इकोनॉमिक चेंजेस याद रखना. इकोनॉमिक का मतलब जहां पैसे का लेन देन है, तो बिजनेस. देन लेबर का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करना. एंड कैपिटल मतलब मनी. दैट वाज हाउ. तो पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस वक्त में थी वो थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की. ट्रेड में मतलब इन द बिजनेस फील्ड लाइक कुछ कंट्रीज आपकी सेल्फ सफिशिएंट थी.
यानी कि उनके पास उतना था कि वो अपने घर मतलब कि अपने लोगों को खिला सके. बट देयर वर सम कंट्रीज लाइक ब्रिटेन जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी थी, लेकिन मतलब जो लोगों की लाइफ थी वो लो क्वालिटी थी. देयर वाज डिमांड फॉर फूड. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप. लैंडेड मतलब जिन लोगों के पास लैंड होता है, जिनके पास अपना फार्म होता है, जो कि मतलब कि रिच होते हैं. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न. पहले इंपोर्ट करते थे कॉर्न्स को और उन्होंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया. लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जो लोकल में कॉर्न्स बनने लग गए, क्योंकि कॉर्न वहां का एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, तो फूड प्राइसेस ज्यादा हो गए. अब इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डीलर्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये कॉर्न लॉस को आप अबॉलिश करो. अब अबॉलिशन करते ही क्या हुआ? दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन क्लास 10. अबॉलिशन करते ही, अबॉलिशन मतलब वो दे कुड इम्पोर्ट कॉर्न्स. अब वो कॉर्न्स को, अब कॉर्न को इम्पोर्ट करने का नुकसान क्या था? जो इम्पोर्टेड फूड होता था वो चीप होता था, और जो होम में बनता था मतलब कि अगर वो लोग अपने यहाँ पे ग्रो करते थे वो कॉस्टली होता था. तो उससे नुकसान ये हुआ. दिस इज द मतलब की क्वेश्चन. कई लोगों ने जो है अपने लैंड पर कॉर्न को कल्टीवेट करना छोड़ दिया, एंड मेनी ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड. कुछ तो सिटीज चले गए, तो कुछ लोग देश को ही छोड़कर चले गए. बट लेटर ऑन इंडस्ट्रीज आई ब्रिटेन में, उसकी वजह से दे कुड मतलब कि सरवाइव. एंड नॉट ओनली उनका जो है ब्रिटिश जो है, नाउ दे बिकेम दिस मच सेल्फ सफिशिएंट कि वो ईस्टर्न यूरोप, अमेरिका, रशिया, इन जगहों पर भी जाकर अपना जो है दे स्टार्टेड देयर सप्लाई. सिमिलरली रेलवे लाइंस भी बिछ गए एंड कैपिटल्स आपके आने लगे. अगर आपका कॉर्न लॉ वाला क्वेश्चन आता है तो आपको जो है यहां तक लिखना है. पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज कॉर्न लॉ, व्हाई डिड द गवर्नमेंट अबॉलिश एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स. ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आपको यहां तक लिखना. नाउ जब लैंड्स आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है मतलब कि खाली प्लॉट्स को फ्लो करने लगे, इंडस्ट्रीज आने लगी, तो वहां पर जो है लेबर्स की जरूरत पड़ गई. जब लेबर्स की जरूरत पड़ी तो मेनी ऑफ द पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम यूरोप टू दीज एरियाज. अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया देखोगे ना, वहां पर भी आपका इंग्लिश बोलते हैं. इफ यू गो टू अमेरिका वहां पर भी इंग्लिश बोलते हैं, और ब्रिटेन जाओगे तो वहां पर भी इंग्लिश बोलते हैं. दिस इज द रीजन, यही हिस्ट्री है उसकी, क्योंकि ये लोग वही थे जिनके एंसेस्टर्स वहां जाकर सेटल हो गए थे. And this way, all over the world, 150 million people migrated to different places. यानी कि जो लोग पहले सिर्फ यूरोप या फिर उन्हीं एरियाज में रहते थे, अब वो लोग फैल गए एंड देयर वाज अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. क्योंकि जब आपके एरियाज लाइक अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, जो आपका पोलैंड वगैरह, वहां रशिया, वहां लोग जाकर रहने लगे, और वहां पर उन लोगों ने जो है लैंड वगैरह जो है उसको क्लियर करना शुरू किया, तो पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम दिस एरिया टू दीज एरियाज. एंड दैट वाज आल्सो द पीरियड व्हेन टेक्नोलॉजी स्लोली वाज कमिंग अप. अब ये टेक्नोलॉजी हमारे वाला टेक्नोलॉजी नहीं है. दिस वाज अ सिंपल टेक्नोलॉजी. लाइक पहले क्या होता था, पीपल, टेलीग्राफ आया आपका, स्टीम शिप आया आपका, रेलवेज आपके आए. मतलब दीज वर द 3 एरियाज जहां पर आपका जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ. रेलवेज वर नॉट द सेम व्हाट वी हैव टुडे स्टिल. एंड स्टीम शिप आप लोग पढ़ोगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि स्टीम शिप जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था. टेलीग्राफ जो आपका कम्युनिकेशन के लिए, हम आप लोगों ने तो टेलीग्राम देखा भी नहीं होगा, बिकॉज टेलीग्राम इन इंडिया वाज मतलब वो वाला आपका टेलीग्राम चैनल नहीं. कभी बोलो हाँ मैम हमें पता है. टेलीग्राम इन द पोस्टल मतलब की सर्विसेज, दैट वाज देयर, दैट वाज देयर. मतलब आज की तो हमें ये कि इमीडिएटली इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज वी वुड बी यूजिंग व्हाट्सएप.
and it can reach any part of the world within seconds. लेकिन टेलीग्राम उस जमाने में वो होता था जिसके थ्रू हमें important messages one country to another or one state to another one, तो वो हम भेजते थे. That started up. और फिर आपका आया रेफ्रिजरेशन, पेपर का क्वेश्चन. नाउ रेफ्रिजरेशन जो है वो आपका था ऐसे, मतलब कि घरों के अंदर तो रेफ्रिजरेटर्स बाद में आए. पहले क्या था, आपके जो आपने आइसक्रीम वगैरह की दुकान में देखा हो द लार्ज रेफ्रिजरेशन, तो पहले क्या होता था इन यूरोप, ओनली दोज हु वर लग्जूरियस, दोज हु वर वेरी रिच, दे कुड कंज्यूम मीट. मतलब मीट उन दिनों में एक लग्जरी फूड मानी जाती. नॉट एवरीवन कुड अफोर्ड मीट. रीजन क्या था? रीजन ये था कि मीट जो है उसको उस वक्त में मीट के शेप में नहीं करते थे. जो लाइव एनिमल्स होते हैं उनको उठाकर लेकर जाते थे फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप. अब वो टाइम वो नहीं था व्हेन यू वर हैविंग अदर काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट से आते थे एंड दे वर स्लो आल्सो. तो लाइव एनिमल्स में आने की वजह से या तो भाई पूरा का पूरा शिप भर जाएगा, कई एनिमल्स मर जाते थे ड्यू टू द वेदर एट्रोसिटीज, कई जो बेचारे बीमार पड़ जाते थे, कुछ स्टार्व हो जाते थे. तो जब तक वो पहुंचते थे वहां पर 100 अगर मतलब कि कैटल लेकर जाते तो वहां पहुंचते पहुंचते वो 10 रह जाते. सो ओनली द रिच कुड अफोर्ड. लेकिन बाद में रेफ्रिजरेशन आया, मतलब जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनको स्लॉटर किया गया, एंड देन इंस्टेड ऑफ द लाइव एनिमल्स द मीट कुड बी शिप. और इससे क्या हुआ, जगह भी आपकी कम बच गई एंड इट वाज नाउ अवेलेबल टू एवरीवन. दस मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उसने लोगों का जो लाइफ है वो काफी चेंज कर दिया. और आज हमें पता है टेक्नोलॉजी हम लोगों को कितना ज्यादा हेल्प करता है. एवरीथिंग व्हाट वी डू इज टेक्नोलॉजी. एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फैक्टर. जब आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे ना उसमें भी ये वाला है, मतलब कि दिस इज देयर एंड दिस क्वेश्चन कैन बी क्लब्ड अप. तो टेक्नोलॉजी हैज डेफिनेटली ईज्ड अप एवरीथिंग. आज चाहे बिजनेस हो चाहे हमारा पर्सनल काम हो, टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस. लेटर व्हाट हैपेंड, द यूरोपियंस जो पहले ओनली ट्रेड वगैरह के थ्रू थे, अब क्या किया इन लोगों ने जो है दूसरी कंट्रीज पर अपना कब्जा करना शुरू कर, which we call as the colonies. मतलब they would settle there and administration अपने हाथ में लेंगे and they would try to control the system. And ऐसा ही हुआ when it was in Africa. मैंने जब ये समरी करवाई थी उसके अंदर भी मैंने अफ्रीका का मैप बना के आपको दिखाया था. उसमें क्या था कि नॉट मतलब कि अब अफ्रीका जो है उसके अंदर अलग अलग आपके मतलब की एरियाज है. तो ऑल द बिग यूरोपियन पावर्स जो है दे मेट इन बर्लिन और उन्होंने अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया. I'll show it later on. Once we finish it off, then I'll show it off. So they started colonizing it, or else it will be there in your, yeah, this is here. ये zip map of Africa. And if you see, ये जो मैंने bluish color से लगा रखा है, इन लोगों ने जो है इन एरियाज को ऑल द अफ्रीकन पावर्स यानी कि आपके जो बेल्जियम, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, बेल्जियम, जर्मनी, ये थे मेन. और इन लोगों को था कि भाई अफ्रीका के अंदर काफी अच्छा लैंड है, मिनरल्स है, अफ्रीका इज कॉल्ड एज अ गोल्ड माइन, तो गोल्ड है. तो दे वांटेड कि वहां के एरियाज पर वो कंट्रोल करे. सो दे मेट इन बर्लिन और उन्होंने ये एरियाज अपने अपने नाम कर दिए कि भाई इस एरिया में हम रहेंगे, इस एरिया में तुम रहोगे, ऐसे करके दे कॉलोनाइज्ड इट. नाउ यूरोप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि सॉरी उसमें अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि the Africans were self-sufficient. They had enough land and they had
मतलब कि इनफ रिसोर्सेज, सो दे डिड नॉट वांट टू वर्क फॉर अदर्स। लेकिन और वहां पे पॉपुलेशन भी काफी कम था, तो जब यूरोपियंस वहां पर गए तो दे सॉ दैट द अफ्रीकन्स आर नॉट रेडी टू वर्क फॉर देम। उन लोगों ने क्या किया, मतलब कि चालाकी से, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि टैक्सेस लगा दिए। सेकेंडली, एक लॉ होता था, भाई फादर की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को मिलेगा, उन्होंने एक इनहेरिटेंस लॉ लगाया जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक मेंबर को फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब बाकी अगर घर में 4 ब्रदर्स हैं तो बाकी 3 कहाँ जाएंगे? सो दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन द माइंस, एंड जो माइन में काम करते थे उनको अपने कैंपस में ही रहना पड़ता था, दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। और इस तरीके से उन्होंने जो है धीरे धीरे अफ्रीका को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन उनको फायदा पता कब मिला? उनको फायदा तब मिला व्हेन देयर वाज अ कैटल डिजीज कॉल्ड रिंडर पेस्ट। अगेन अ पेपर्स क्वेश्चन। और रिंडर पेस्ट में क्या था कि मतलब कि कुछ आपके हॉर्सेस आए थे जो एशिया से वहां गए थे, और उनके साथ वो बीमारी भी वहां चली गई। बच्चा जब ये बोला, जो मैंने पहले स्पेनिश वाला करवाया था ना, उसके साथ भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिजीज हेल्प्ड इन कॉन्कर। दोनों एग्जांपल्स दो तो आपको अमेरिका वाला और अफ्रीका वाला दोनों देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ रिंडर पेस्ट आया तो आप ये वाला दोगे, और सिर्फ वो वाला आया तो स्पेनिश वाला आया तो वो वाला। नाउ मतलब कि वो जो रिंडर पेस्ट था वो इतना भयानक था that within 5 years it completely wiped off the cattle population of Africa। वहां जितने कैटल थे उन सबको मार दिया। अब जब कैटल नहीं था तो उन लोगों के पास, देवर नॉट, उस वक्त में टेक्नोलॉजी वाज नॉट दिस मच, मतलब कि तो दे डिड नॉट हैव एनी अदर वेज। और ये बेचारे जो अफ्रीकन थे, दे वर फोर्स टू वर्क अंडर द यूरोपियंस। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो कैटल डिजीज था, दैट हेल्प यूरोपियंस टू कॉलोनाइज अफ्रीका। व्हाट अबाउट इंडिया? अब हम लोग ये सब तो पढ़ रहे हैं बाहर के बारे में, तो इवन फ्रॉम इंडिया मेनी ऑफ द पीपल, स्पेसिफिकली तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे क्या था कि लोगों के पास ना तो दे डिड नॉट हैव देयर ओन फार्म्स, नहीं होते थे इन बेचारों के पास। तो दे, इनको जो है वहां पर जो एजेंट्स होते थे, ये लोग उनको जो है दे वुड बी गिविंग देम द बेट, उनको लालच देते। उनको कहते कि भाई देर आर पीपल हु आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, ये मतलब कि ये लोग ऐसे प्रॉमिस करते। और यहाँ से उन लोगों को कभी तो फोर्सफुली तो कभी विद ग्रीड इन लोगों को जो है अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता, स्पेसिफिकली टू कैरिबियन आइलैंड, जिनको आज की डेट पर हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, मॉरिशस एंड फिजी। देन सम ऑफ द पीपल वर सेंट टू सिलोन, यानी कि श्रीलंका। और यही हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था, सिलोन या मतलब कि जो आपके श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, ये वही है। एंड मलाया, मलाया इज मलेशिया। आप मलेशिया में भी जाओगे तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ तमिलियन। सो ये वही लोग हैं जो यहाँ से एज इंडेंजर्ड लेबर्स वहां चले गए थे। सम ऑफ देम वर मतलब की पोर्टेड टू असम। लोगों को लगता था कि द एजेंट्स यूज्ड टू गिव द फॉल्स प्रॉमिसेस, बट जब वो लोग वहां पहुंचे तो देयर कंडीशन वाज वेरी वेरी हॉरिबल। उनके पास अपने कोई राइट्स नहीं होते थे, एंड दे हैड टू वर्क अंडर टॉर्चरस कंडीशंस। आपके बुक में लेफ्ट साइड में एक बुक मतलब पेपर बना, वो फोटो बनी है चटनी म्यूजिक के ऊपर, उसमें अगर आप देखोगे तो एकदम वो स्केल्टन की तरह लगते थे। मेनी इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं दे हैड अपोज दिस सिस्टम। लाइक अगर आपको याद हो, नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा था बाबा रामचंद्र, ही वाज आल्सो एन इंडियन इंडेंजर्ड लेबर। कुछ लोग वापस आ गए थे, कुछ लोग वहीं पे रह गए थे, जिसके अंदर अगर आप देखो तो देर आर मेनी फेमस पीपल, मतलब कि जो लोग वहां पे रह चुके हैं, दोज हु आर नाउ क्रिकेटर्स। वेस्ट इंडीज में अगर आप देखो तो क्रिकेटर्स आर देयर,
Then there are rich people who are living in Malaysia who are now owning the, मतलब कि वहां पर जो है वो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं. देन द इंडियन तमिल्स इन श्रीलंका, ये सब वही है जो सालों पहले वहां चले गए थे, जिनके एंसेस्टर्स वहां चले गए थे. सो दिस वाज द केस ऑफ इंडेंचर. तो जब ये जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, ये लोग क्या करते थे, ये बेचारे, इनकी तो लाइफ बहुत ही ज्यादा खराब थी. दे डिड नॉट हैव एनी लीगल राइट, ये लोग वापस नहीं आ सकते थे. सो कई लोग जो है दे वुड ट्राई टू रन अवे टू द वाइल्ड, मतलब जंगलों में भागने की कोशिश करते. अगर पकड़े जाते तो मारे पीटे जाते. कुछ लोगों ने, ये पेपर का आपका क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेशन करना शुरू किया थ्रू कल्चर, थ्रू म्यूजिक. ये पेपर में ऐसा ही आता है. दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स. और आपको ये जो नीचे के दो पोर्शंस लिखे ये लिखना है. लाइक इन त्रिनिदाद प्लेस, वहां पर एक मोहर्रम का जो प्रोसेशन था, दैट चेंज्ड इनटू, मतलब वो एक सिंपल प्रोसेशन था, लेकिन बाद में वहां रायटस कार्निवल हुआ, जिसको हम होसे बोलते हैं. और इसके अंदर हर रिलीजन और रेस के लोगों ने ज्वाइन किया था, जस्ट टू प्रोटेस्ट दिस लेबर. इन द सेम मैनर बॉब मार्ली का एक बहुत ही फेमस, मतलब कि वो था स्टार, वो था रस्ताफारियानिज्म. एंड फॉर अदर वाज द चटनी म्यूजिक. क्वेश्चन पेपर, मतलब कि पेपर में कई बार फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज चटनी म्यूजिक. तो इट इज पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गियाना, जहां पर फ्यूजन से they would try to express their post indenture experience. कई लोगों ने अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, and it was with the efforts of all the people across the world जब ये indentured labor जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके खत्म किया गया. तो इस तरीके से पहले हमारा जो था, that was what we call as flow of trade. फिर था आपका फ्लो ऑफ पीपल. अब है मनी. मनी यूरोपियंस के पास काफी था, एंड देन व्हेन अमेरिका बिकेम वन ऑफ द सुपर पावर, इट इज इवन, मतलब कि उसने भी काफी, मतलब कि इट वाज आल्सो वन. बट इवन फ्रॉम इंडिया देयर वर पीपल लाइक शिकारपुरी, श्रॉफ्स, नट्टू कोटाई चेटियास, जो लोग प्रोमिनेंट बैंकर्स हुआ करते. आज हम जिन बैंक्स को देखते हैं, एसबीआई या मतलब कि किसी को भी, दीज आर ऑल द लेटेस्ट सेटअप्स. लेकिन इवन एट दैट पीरियड द बैंकर्स वर देयर, जो लोन्स दिया करते थे, जो फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे टू द पीपल हु नीडेड. लाइक इन इंडिया ऑल्सो, अगर आप लोग, मतलब कि अगर आप इंडियन एज ऑफ इंडस्ट्रीज को पढ़ोगे, उसमें आप लोग पढ़ोगे जब पीपल लाइक टाटा, they all also were financiers. ये लोग ब्रिटिश को फाइनेंस करते थे. एंड इसी तरीके से they were the middleman, जिसकी वजह से they had earned the money. और इनके पास अपने सिस्टम होते थे to transfer money from one place to another. And not only they were financing to the Indian, मतलब कि continent or southern or central Asia, even to Europeans, and some of them to Africans. The Hyderabadi Sindhi traders ventured even before beyond European colonies. मतलब यूरोपियन कॉलोनीज वो जगह जहां यूरोप ने अपना कॉलोनीज बनाया था, जैसे इंडिया इज वाज अ कॉलोनी, अफ्रीका वाज अ कॉलोनी, श्रीलंका वाज अ कॉलोनी. तो इन जगहों पर बिजनेस करने के लिए दे यूज टू हेल्प. नाउ हाउ इंडिया came into global world. इंडिया का उस वक्त में what was the status? As I said in before, कि India was said to be the one of the richest countries at that period, India and China. But later on, due to colonization, due to the colonial system policy, हमारे यहाँ का जो exports था वो बंद हो गया. पहले हमारे यहाँ से कॉटन काफी एक्सपोर्ट होता था. इनफैक्ट वी वर वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब की एक्सपोर्टर्स. लेकिन जब ब्रिटिश ने क्या किया, वो यहाँ से रॉ कॉटन वहां पर लेकर जाते थे और वहां से फिनिश्ड गुड्स यहाँ लाते. रॉ कॉटन का जो कीमत होती है ना बचा, रॉ मटेरियल्स की, वो हमेशा कम होती है, एंड फिनिश्ड गुड्स की हमेशा ज्यादा होती है.
इवन अभी भी अगर आप देखो, जो एप्पल फोन्स हम खरीदते हैं विच माइट बी अराउंड से 80,000, मतलब एक सिंपल, तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट एक मतलब कि जो एप्पल वालों को पड़ता है, दैट इज ओनली अराउंड 13 to 14,000। दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल्स हमेशा आपके सस्ता होते हैं, उसके ऊपर जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स वहां भेजते थे, रॉ कॉटन, और वहां से फिनिश्ड, और इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया और इम्पोर्ट ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो डाउन हो गया। बट वी हैड टू अदर एक्सपोर्ट्स। एक था आपका इंडिगो, which was in चंपारण, and the second one was ओपियम। और ये जो ओपियम था ना, ओपियम वैसे तो हम लोग अगर हिंदी में बोलते हैं तो दैट इज समथिंग जिसको धतूरा वगैरह बोलते हैं, बट दिस इज ऑल्सो यूज इन द मेडिसिनल पर्पसेस, एंड इट इज एक्सपोर्टेड, अभी भी एक्सपोर्ट होता है टू चाइना। एंड उसको जो है, अब क्या था कि जो चीजें वहां दूसरी जगहों से इंपोर्ट होती थी उसके लिए भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, और जो चीज हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें पैसा मिलता है। तो ब्रिटिश क्या करती थी, जो उनका इंडिगो या फिर ओपियम को वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, उससे जो पैसा मिलता था वो ज्यादा होता था, और जो उनके उनको इंपोर्ट करना पड़ता था वो उन्हें कम, मतलब कि उनको उसका जो माइनस होता था, मतलब सरप्लस, उसको दे वुड बी यूजिंग एज द होम चार्जेस। होम चार्जेस का मतलब क्या होता है, वन मार्कर क्वेश्चन। होम चार्जेस का मतलब होता है कि वो जो ब्रिटिश ब्रिटिश के जो लोग यहाँ इंडिया में रहते थे, उनकी सैलरी या फिर जो भी वो लोग लोन वगैरह लेते थे उसका इंटरेस्ट वगैरह देने के लिए वो इस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को यूज करते। ओपीएम एंड इंडिगो से उनको ज्यादा पैसा मिलता था, और जो वो इंपोर्ट करते थे उसमें उन्हें कम पैसा देना पड़ता था। तो वो जो सरप्लस होता था दैट दे यूज एज होम चार्जेस। दिस इज व्हाट इन आवर का मतलब कि आपके पेपर में आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। दोनों वर्ल्ड वॉर में द वर्ल्ड हैड गॉन इनटू रिसेशन, दोनों वर्ल्ड वॉर में। एंड इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो वी इवन कॉल एज द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड भी हमारा एक आया था। ओवर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ था, अराउंड 90 लाख पीपल डाइड, 20 लाख पीपल वर इंजर्ड। दूसरे, और ये इनमें से जितने लोग थे ना सब वर्किंग एज के थे, यानी कि जो नौकरी या फिर मतलब कि काम कर सकते थे। और जब इन जैसे लोगों की डेथ हुई तो अर्निंग मेंबर्स हमारे कम हो गए। उस वक्त में जो हमने फर्स्ट उसमें भी पढ़ा था इन नेशनलिज्म इन इंडिया आल्सो, लोग जो हैं दे वर फोर्स टू जॉइन वॉर, फोर्स रिक्रूटमेंट। तो बेचारी जो विमेन होती थी, दे वुड बी नाउ वर्किंग इन दोज जॉब्स, उनको इतनी तनख्वाह मिलती नहीं थी। एंड वॉर के बाद ब्रिटेन जैसी कंट्री, जर्मनी जैसी कंट्री जो है वो एक डेप्टर बन गई, एंड यूएस जैसी जो कंट्री थी दैट बिकेम एन इंटरनेशनल क्रेडिटर, क्योंकि उनके पास उतने एसेट्स थे जितने की दूसरों के पास नहीं थे। एंड दिस वाज वन वे यूएस बिकेम रिच। दूसरा तो उनका अपना प्रोडक्शन भी था जो आप बाद में पढ़ोगे, दैट इज फोर्ड मोटर्स, वो भी एक रीजन था। नाउ पोस्ट वॉर ब्रिटिश जो थी दैट वाज engaged in war. इंडिया एंड जापान जो है दे नाउ स्टार्टेड डेवलपिंग, और उसका एक पेपर में आपके क्वेश्चन आता है इन एज ऑफ इंडस्ट्रीज में आएगा, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि व्हाट वाज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहां से भी आप उस आंसर को लिख सकते हो। पेक्यूलर वॉर ये था कि ब्रिटिश जो अभी तक इंडियन इंडस्ट्रीज को ऊपर आने नहीं दे रहा था ना, जब वो लोग वॉर में थे तो उनको खाने के लिए, कपड़ों के लिए, अपने मतलब कि सोल्जर्स के लिए, इन सब के लिए उनको चीजें चाहिए थी। उनकी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी तो उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस देना शुरू किया, एंड दैट वाज हाउ इंडिया के अंदर
ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इवन दो एग्रीकल्चरल प्राइसेस वगैरह पे बहुत फर्क हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज डेवलप। एंड सिमिलरली जापान जो उस वक्त में नॉट दैट मच डोमिनेंट था, इट ऑल्सो बिकेम। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन जर्मनी वगैरह वॉर में थे, एंड जो एरियाज पे पहले ब्रिटिश का पूरा कब्जा था, कंट्रोल था, या फिर जहां पर आपके ब्रिटिश वर्क करते थे, वो सारे के सारे दे लॉस्ट। इनफैक्ट अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इमर्ज एज द सप्लायर्स ऑफ व्हीट, क्योंकि यूरोप में तो वॉर चल रहा था, तो वहां पर आपका व्हीट वगैरह का बंद हो गया। एंड दस ग्लोबल इकोनॉमी में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब आपके ऊपर आ गए, एंड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड मतलब कि जो ईस्टर्न यूरोप थे वो धीरे धीरे थोड़ा कम। दूसरा, यूएस इस वजह से भी आपका ऊपर आया, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सप्लाई, दे ऑल्सो बिकेम द मास प्रोड्यूसर्स। उनको लगा कि अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटीज इफ वी आर प्रोड्यूसिंग, तो सस्ता पड़ेगा। भाई एक कार अगर हम सिंगल बनाते हैं तो उसकी कीमत डेफिनेटली बहुत महंगी होती है, अगर हम 100 कार बनाएंगे ना एक जैसा, तो उसकी कीमत 10 गुना कम हो जाती है, 10 टाइम्स। ये एक इकोनॉमी का मतलब कि जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मतलब तो इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं हम इसको, वी कॉल इट एज इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। तो उन लोगों को ये चीज अच्छी लगी, एंड हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स है आपका, उन्होंने पहला अपना टी मॉडल कार बनाया। अगर आप कभी भी इफ यू गेट द चांस टू गो टू फोर्ड मोटर्स, मैं गई हूँ, मैंने देखा वहां पर, दे हैव द हिस्ट्री, मतलब उनके सब जगह पे वो हिस्ट्री बनी हुई है, जो पहली टी मॉडल है वहां से लेके अब तक के जितने कार्स उन्होंने डिजाइन किए। एंड ये जो टी मॉडल था, उन्होंने इसको जो है दे ऑल्सो टुक इट इन द असेंबली लाइन। नाउ व्हाट इज असेंबली लाइन? इन अ सिंपल फॉर्मूला, अगर आप लोग अपने स्कूल में होते हो तो नॉर्मली छोटे से बड़ा जो है वो जाता है। सिमिलरली जो फोर्ड था, मतलब कि हेनरी फोर्ड, उसने एक कन्वीनर बेल्ट, जो आप एयरपोर्ट में देखते हो जब आपका सामान वहां से आता है, वो बेल्ट सिस्टम लगाया, एंड जिससे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचे। एंड एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन रखा, जिसमें सीक्वेंस वाइज आपका प्रोडक्शन हो। इससे क्या हुआ, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, दाम कम हुए, वर्कर्स की जरूरत पड़ी, और जब वर्कर्स की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली इनकम अपने आप ही सब लोगों का बढ़ गया। एंड धीरे धीरे कार प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 2 मिलियन टू 5 मिलियन इन यूएस। एंड उसके साथ फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, ऐसी चीजों की भी जरूरत हुई, क्योंकि लोगों का स्टेटस बढ़ा तो लोगों ने चीजें भी खरीदनी शुरू की। एंड इन 1929 दे हैव स्टार्टेड ऑफ विद द ईएमआई स्कीम, जो हम आज 2023 में पढ़ रहे हैं ना, वो आज से 100 साल पहले वहां पर। और इसकी वजह से लोग आसानी से खरीदते भी थे, एंड दस US became the largest exporting capital and the largest overseas lender. This was the reason. और इसीलिए हम लोग कई बार यूएस को जो है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के थ्रू उन्होंने अपने आप को जो है इम्प्रूव किया था। एज आई सेड, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक चैप्टर में है बच्चे, ये हर एक चैप्टर में है, इन मतलब कि all the chapters this is there, and you can use the same answers for all the chapters, whether it comes from your first chapter, second chapter, third chapter, in the age of industrialization wala chapter, print culture wala chapter, किसी में भी हो same answers. This is the period what we call as Great Depression, मतलब countries like America, US जो लोन में था, वो भी उनका भी जो मार्केट था वो गिर गया। यूएस के कई जो आपके मतलब कि बैंक्स थे वो बंद हो गए,
ब्रिटिश टू पाउंड स्टर्लिंग जो हुआ है वो क्रैश हो गया। एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो कंप्लीटली खत्म हो गए, नॉट ओनली मतलब कि यूएस, ऑल ओवर वर्ल्ड। यूएस ने कोशिश तो की, लेकिन वहां पर भी कई जो मतलब कि बैंक्स थे, कई कंट्री से, सॉरी कंपनी से वो बंद हुए। लोग बेचारे जिन लोगों ने पहले लोन लिए थे ईएमआई पर, वो अपना लोन नहीं दे पाए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। मेनी ऑफ द बैंक्स वेंट बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब कंगाल, बैंक्स को क्लोज करना पड़ा। कंपनीज, करीब 1.5 लाख कंपनियां बंद हुई। बट लेटर बाय 1935 वंस अगेन यूएस जो है वो एक मतलब कि उसने अपने आप को, और सेम हमारे यहाँ पर भी उसका असर हुआ। दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। हाँ, कुछ जगहों पे हमें फायदा भी हुआ ग्रेट डिप्रेशन से, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा काफी फर्क पड़ा। गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ी बदतमीजी क्या करती थी ब्रिटिश, कि चाहे हमारा जो है इनकम कम हो गया, लेकिन वो कहती थी रेवेन्यू पूरा देना। तभी हमारे यहाँ पर जगह जगह पर खेड़ा, बरदौली वगैरह में जो है रेवेन्यू टैक्सेस के अगेंस्ट जो है मूवमेंट स्टार्ट हुए। बरदौली में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था, नो मतलब कि रेवेन्यू नो टैक्स कैंपेन करके। खेड़ा में भी सेम ऐसा ही था। बेचारे ये जो फार्मर्स होते थे, दे सफर्ड अ लॉट, दे हैड टू, मतलब उनके पास जो पैसा था, लैंड था, सबको यूटिलाइज करना पड़ा। इट वॉज लेटर थोड़ा थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो हुआ था आपका, लेकिन फिर भी काफी लोग परेशान हुए थे ड्यूरिंग दिस रिसेशन। दिस वाज अ फर्स्ट रिसेशन आफ्टर, मतलब कि एक ग्लोबल वर्ल्ड के बाद, जब पूरी दुनिया में सबको परेशानियां हुई। ये पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड यू कैन राइट द सेम आंसर्स फॉर ऑल द चैप्टर्स बिकॉज इट्स कॉमन इन ऑल द चैप्टर्स। the effect of great depression. अब what happened after the war? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा फर्क नहीं था। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। 1915 आपका जो मतलब कि 1918 आपका था, 13 to 18 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। तो ज्यादा फर्क नहीं था। तो देयर वर नंबर, मतलब कि पीपल जिनकी डेथ हुई वो भी ज्यादा थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा था। यूएस बिकेम एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। एंड ऑन द अदर हैंड आफ्टर 1945 देयर वाज अ, मतलब कि एक बड़ा यूनिक फीचर हुआ। द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू। दोज हु सपोर्टेड कि जैसे यूएस के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां इंडस्ट्रीज को सेट करके, जैसे आपका फोर्ड मोटर्स था, वैसे आपको मतलब कि यू शुड हैव द इकोनॉमी। वो लोग सब कैपिटलिस्ट कंट्री कहलाते, जिन्होंने साइन किया नाटो। एंड जिन लोगों को लगता था कि द गवर्नमेंट शुड ओन ऑल द इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लोगों को इंडस्ट्रीज नहीं ओन करनी चाहिए, या अगर ओन भी करते हैं तो छोटे मोटे गुड्स का करना चाहिए, मेजर का नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी उन लोगों ने ज्वाइन किया सोवियत यूनियन, यानी कि आपका वॉर्सॉ पैक्ट। दैट वाज कॉल्ड एज वॉर्सॉ पैक्ट। और दो पोलर हो गया पूरी मतलब की दुनिया, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड है जो पहले डेवलप हुआ, बाद में जो डेवलप हुआ उनको हम सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं। एंड कंट्रीज लाइक साउथ एशिया और इंडिया वगैरह को थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। तो उस वक्त में दोज कंट्रीज विच सपोर्टेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दे ऑल वेंट इनटू यूएस, एंड दोज हु सपोर्टेड मतलब कि रशिया, वो चले गए यूएसएसआर। एंड द वर्ल्ड बिकेम bipolar. The world became bipolar. And this was how 1945 के बाद एक वर्ल्ड का रीशेप होने लगा। यूएन का फॉर्मेशन हुआ, जिसका इंडिया शुरू से ही मेंबर था। एंड देयर वर कंट्रीज विच वर गिवन द वीटो पावर्स। देन टू important financial institutions were set up। ऑल द मतलब कि ये लोग जो थे, दे ऑल
यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुआ था इन ब्रेटन, मतलब इट्स अ प्लेस ब्रेटन वुड्स, एंड इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पहला था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा था आपका IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये दोनों जो थे पोस्ट वॉर जो इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया था उसे ठीक करने के लिए था। They began their operations in 1947. As I said, there were some countries, जो 5 countries थे, उनको वीटो पावर दिया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा इस मतलब की इंस्टीट्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उस जमाने में, आजकल क्या होता है, हमारा फ्लोटिंग रेट होता है फॉर करेंसी। लाइक अगर आप आज इंडिया और मतलब कि किसी भी एक कंट्री का करेंसी निकालते हो, तो नॉर्मली वी यूज US एज द स्टैंडर्ड। वाई? क्योंकि जो आपका ब्रेटन वुड्स मतलब IMF वगैरह है, ये सभी वहां पर है, दे आर हैविंग मोर पावर, वहां का जो ट्रेजरी है वो US का ही रहता है, तो हम लोग नॉर्मली US डॉलर को यूनिफॉर्म मानते हैं। तो अगर आप आज की डेट पर देखोगे, मे बी आज 72 है, कल 72.05 होगा, परसों 73 होगा। तो आज हमारा जो ये रेट है वो फ्लोट करता है, बट पहले क्या होता था, फिक्स्ड रेट होता था। और फिक्स्ड रेट से क्या होता है, अगर डॉलर की रेट इंक्रीज होगी तो हमारी रेट अपने आप ही कम होगा। और फिक्स रेट में क्या है, आज मेरी रुपी की वैल्यू 70 है, ठीक है, कल मेरी जो है 75 भी हुई, अगर मैंने आज के दिन में कोई भी बिजनेस किया और कल मैं उसको बेच रही हूँ ना, तो भी मैं 70 पे ही बेच रही हूँ, 75 पर नहीं बेच रही, क्योंकि फिक्स्ड रेट होता था। अब ऐसा नहीं होता। अब जो मतलब कि ग्लोबल वर्ल्ड में क्या होता है, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन जो भी वैल्यू होती है वही वैल्यू माना जाता है, उससे चाहे नुकसान हो या फिर फायदा, द बिजनेस मैन आर सपोज टू बी। बट उस वक्त में ऐसा नहीं होता था, और इसीलिए ब्रेटन वर्ड जो है उसको काफी मतलब कई जगहों पर पीपल वर नॉट दैट मच हैप्पी, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि दे आर सपोर्टिंग मोर इनटू द वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट टू द एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स US। कई लोगों का मानना था। ये देखो यहाँ पर ये वाला आता है ना, ये दिस इज वन, मतलब कई लोग जो है। एंड थर्डली, हमारी जैसी कंट्रीज जिनको हम थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड था जो पहले डेवलप हुआ था, यूरोप US वगैरह। सेकेंड वर्ल्ड है आपका USSR एंड ईस्टर्न यूरोप वाला, एंड थर्ड वर्ल्ड है आपका साउथ मतलब की एशियन कंट्रीज एंड इंडिया जैसे। तो कई जगहों पर ये मतलब माना गया था कि जो वर्ल्ड बैंक या IMF है, दे आर नॉट एबल टू डील विद द थर्ड वर्ल्ड। यूरोप या जापान में तो प्रॉब्लम नहीं आई, दे बिल्ड देयर इकोनॉमीज, and in fact they were the contributors of to this। and अब ब्रेटन वुड को भी लगा कि उनको डेवलपिंग इकोनॉमीज को थोड़ा हेल्प करना चाहिए, लेकिन देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे बेसिकली, अगर हम इनके वीटोज को देखें तो ये वो कंट्रीज हैं जो पहले कॉलोनियल पावर्स भी थे, और इसीलिए दे डिड नॉट वांट कि डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा मिले। एंड इसीलिए वो जो कंट्री जो डेवलप कर रही थी, उन्होंने खुद को G77, दैट इज ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, मतलब ये 77 कंट्रीज की ग्रुप थी, इन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में किया, एंड दे वांटेड NIEO, नॉट गिवन इन योर मतलब की वो, बट इट इज देयर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहते थे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो दे शुड बी गिवन एक्सेस टू देयर ओन रिसोर्सेज। उनको डेवलप करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स मार्केट है वो उनको मिलना चाहिए, सो दैट दे आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट्स जैसे बाकी कंट्रीज को मिला था। इसको हम बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर।
याद रखना बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक, सॉरी, एंड इंडिया वाज वन ऑफ दोस एडवोकेट्स ऑफ एनआईओ। उस वक्त में जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो मतलब कि हम लोगों ने जो है एक पॉलिसी बनाई थी विच वाज कॉल्ड एज एनएएम, नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब ना ही हम लोग कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते थे, ना ही हम सोशलिस्ट को करते थे। वी वांटेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज शुड बी गिवन देयर ओन रिसोर्सेज। कई कंट्रीज ने अपने आप को क्लोज डोर पॉलिसी किया था एंड दे डिड नॉट अलाउ द फॉरेन कंट्रीज टू कंट्रोल, फॉरेन कंपनीज टू कंट्रोल देम। इट वाज ओनली लेटर ऑन इन 1990s, हमारे यहाँ तो 1990s था, ये तो लास्ट में था जब हम लोगों ने अपना डोर खोला था दूसरी कंट्रीज के लिए, जिसको आज हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं, जहां मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पर जो है दे आर नाउ एंगेज इन अवर ओन कंट्री। ये अब हुआ है एंड दिस इज हाउ ब्रिटेन वुड्स जो है उसका इंपॉर्टेंस कम हुआ और एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपका जो है वो स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1960s के बाद यूएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वीकन हुआ क्योंकि फिक्स्ड रेट को कोई नहीं मानना चाहता था। और उसके बाद आपका फ्लोटिंग रेट, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अकॉर्डिंग टू द डे टू डे आपके रेट्स को फिक्स किया जाता है। देन इन मेनी कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज को टर्न टू इंटरनेशनल फॉर फाइनेंशियल, अब उन्होंने जो है कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जो है पैसा लेना शुरू किया। एंड देन डेफिनेटली उसका मतलब कि क्राई वो भी था क्योंकि प्राइवेट लेंडिंग हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। देन चाइना, जिसने अपने आप को क्लोज्ड डोर पॉलिसी के अंदर रखा हुआ था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, दे अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है नाउ दे वांटेड कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो लोग आकर उनकी कंट्री में मतलब कि इन्वेस्ट करें, चाहे वो इंडस्ट्रीज लगाएं, चाहे वो, और तभी जो है आज की डे पर चाहे वो पिन हो या पेन हो, कोई भी सामान का जो रॉ मटेरियल होता है वो चाइना देता है। दैट वाज व्हेन दे हैड स्टार्टेड ऑफ विद द ओपन डोर पॉलिसी। दैट वाज अ पीरियड। इवन वी ऑल्सो हैड मेनी टाई अप्स विद चाइना। और उससे क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, मतलब उसका सामान का जो मतलब की प्राइसेस थे वो कम हो गए। पहले जो टॉयज हम 500 रुपए का लेते थे वो हमें 50 में मिलता था इन अ बेटर क्वालिटी। दैट इज बिकॉज चाइना एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। Now that is how, as I said, these countries like China, India, Brazil, Philippines, Malaysia, ये सब जो है they became the sourcing destinations. MNCs यहाँ सेटअप होने लगी। अगर वो सेट नहीं भी होती थी तो वो अपना बीपीओ, यानी कि बीपीओ होता बच्चा कॉल सेंटर। जैसे आपका मोबाइल खराब हो, मतलब आपके मोबाइल में मतलब कि यू आर नॉट गेटिंग द नेटवर्क, तो आप कहते हो कि मैंने एयरटेल को कॉल किया या जियो को कॉल किया। यू डोंट कॉल एयरटेल और जियो, दे आर देयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर्स। ये उनके कॉल सेंटर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं उसके कंप्लेन्स, मतलब की सजेशंस, ग्रीवेंसेस वगैरह। और ये जो बीपीओ है, दे आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया। एंड बिकॉज ऑफ द बीपीओ हमारे यहाँ पर काफी फर्क हुआ था एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एंड फॉर द past 2 decades, many third world countries, which I have already been telling you, first world, second world, third world, India, China and Brazil are becoming the leading examples. In fact, अभी एक हमारा मतलब कि there is one what you call as system जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स। मतलब बहुत सारे ऐसे फॉर्यूम बने थे
लाइक इन यूरोप आपका ईयू बना था, यूरोपियन यूनियन, जिसमें उन्होंने खुद को जो है दे हैड फॉर्म्ड इनटू वन, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म पे बना लिया था जहां वो आपस में जब ट्रेड करते हैं तो कई चीजों में दे गिव दी प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स देते हैं। सिमिलरली आपके जो साउथ एशिया मतलब की है, दैट इज आपका थाईलैंड, इनका बना था आसियान, ASEAN, आसियान। इंडिया जो है दैट बिकेम वन ऑफ द मेंबर्स इन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सॉरी इंडिया, पाकिस्तान, की बांग्लादेश, भूटान सभी मेंबर्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काठमांडू। एंड देन आपका बना था ब्रिक, जिसको बाद में, जिसमें एस ऐड हुआ था, पहले इट वाज ब्रिक, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, एंड लेटर ऑन साउथ अफ्रीका आल्सो बिकेम द मेंबर एंड इट बिकेम ब्रिक्स। और इनका आपस में दे हैव द रीजनल कोऑपरेशन इन द ट्रेड एंड एक्सचेंज। दिस इज हाउ आज जो हम जिस मतलब की सिस्टम को देख रहे हैं, विच वी कॉल एज ग्लोबलाइजेशन, जो आपका इकोनॉमिक का चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है जो आज है, इसका जो एक्चुअल शुरुआत कैसे हुआ था, हाउ ट्रेड यूज टू फ्लो, हाउ other things used to flow, that is trade, that is capital and people. तो पहले कैसे होता था, जस्ट लाइक सिल्क रूट, मतलब कि आपका सामान, देन आपके व्हाट यू कॉल एज फूड, वेजिटेबल्स, ये सब होते थे। देन पीपल जो है वो इसलिए ट्रैवल करते थे बिकॉज या तो वो डरे हुए होते थे, या तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे, या फिर वो रिलीजन से डर के भागते थे। देन आपका कैपिटल उस वक्त में मतलब कि उसका फ्लो जो था, दैट वाज नॉट लाइक व्हाट वी हैव, हाँ, बट स्टिल देयर वर सम सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आल्सो। बट लेटर ऑन ये चीज ऐसे आपकी डेवलप हुई, जिसको हम बोलते हैं मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड।